स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर्स में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी पिछले जो 2 लेक्चर्स थे, तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात करी थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज उसी का मैकेनिज्म पढ़ेंगे एक्चुअली, और बहुत सारी चीजें होंगी। कंडक्टिविटी क्या है, बैंड गैप के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के साथ उसका कोरिलेशन पढ़ेंगे आज, और इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनके बारे में पढ़ेंगे। डोपेंट्स के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे, डोप्ड सेमीकंडक्टर का डिटेल पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था वहां पर बात करी थी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था? जो प्योर सेमीकंडक्टर है। तो जैसे सिलिकॉन था, जैसे कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। लेकिन हम लोग बेसिकली इनकी बात करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो मैंने बोला था कि चूंकि 4th ग्रुप के एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच लाई करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और वो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत नहीं होता है, क्योंकि जो 4th ग्रुप के एलिमेंट्स है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर हम लोग जो कैटेगरी डिफाइन करते हैं वो कैटेगरी है कि जिनका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है तो हम लोग उसको सेमीकंडक्टर कैटेगरी में रखते हैं। तो एक्चुअली कार्बन को सेमीकंडक्टर नहीं मानते, क्योंकि कार्बन के लिए जो बैंड गैप आता है 1 से काफी ज्यादा आता है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके बैंड गैप आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो कंडक्टर्स होंगे उसमें पता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मर्ज होने लगते हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको डिफाइन किया गया है कि जिनका बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का हो, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी बड़ा होता है। इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बेसिकली इन 2 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर हम लोग केवल एक सिंगल एटम की बात करेंगे तो उसका बैंड स्ट्रक्चर अलग बनेगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज हैं वो शार्पली डिफाइंड होंगी। लेकिन अगर हम लोग इसके बहुत सारे एटम को पास पास लाते हैं तो ये एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। तो सिलिकॉन ने 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग कर ली, तो इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी थी वो वैकेंसी फिल हो गई। अब यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन तो इस सिलिकॉन ने दिया, इसके पास था, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और भी हो गई, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अगर हम लोग बात करें इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की और हम लोग बात करें एनर्जी गैप की, तो जो वैलेंस बैंड था, बैंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ना हो तो लेक्चर 1 देखना जरूरी। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड का मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो गए थे। तो एक्चुअली यहां पर जो वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर लाई कर रहा है वो कंडक्शन बैंड था। तो कंडक्शन बैंड का सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड का जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है और वैलेंस बैंड का जो सबसे अपर लेवल है, इनके बीच में जो गैप आता है इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। दिस इज बैंड गैप, और रादर इसी को बोल सकते हैं कि दिस इज एनर्जी बैंड गैप। आई थिंक इतनी बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो बैंड गैप है, अगर इसका ऑर्डर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है तो हम लोग उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो एक्चुअली सिलिकॉन, जर्मेनियम है, इनका जो बैंड गैप आता है वो इसी ऑर्डर का आता है। लेकिन आज हम लोग कुछ और भी बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या रूल होता है। तो जैसे हम लोगों ने बोला टेम्परेचर कम करते चले जाओगे, अगर टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी जो वैलेंस बैंड में है
और जो कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। अब एक्चुअली ये वर्चुअल रियलाइजेशन है, तो हमें अगर बहुत ठीक से सीखना है तो हम लोग रियलिटी को और एनर्जी बैंड गैप को कंपेयर करके सीखेंगे। अब जैसे मैंने बोल दिया रूम टेम्परेचर है, ये बेसिक चीजें अगर समझ में आएंगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को लिख सकते हैं एब्सोल्यूट स्केल में 300 केल्विन, कुछ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो सपोज इस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी लेवल ये था, अब एक्चुअली हम लोग जो यहां पर बात कर रहे हैं वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड हैं, दे आर नॉट फ्री। तो जब थर्मल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन ने रिसीव कर ली, सपोज मैं इस वाले बॉन्ड की बात करता तो ये सिलिकॉन और सिलिकॉन, अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब थर्मल एनर्जी रिसीव कर ली, तो यहां के इलेक्ट्रॉन ने अगर थर्मल एनर्जी रिसीव कर ली तो बड़ी रेडियस के सर्किल में उसने मूव करना शुरू कर दिया ऐसे, और अगर बड़ी रेडियस के सर्किल में मूव करना शुरू कर दिया तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन फोर्स जो था वो डिक्रीज कर गया। और अट्रैक्शन फोर्स अगर डिक्रीज कर गया और हम लोग कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, सपोज इस साइड पर लगा दें, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक कूलम्ब फोर्स लग जाएगा, E इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन तो मूव करना शुरू कर देगा, और मूव करना शुरू कर देगा तो मैं फिर बोलूंगा कि इसने कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और अगर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो मैं फिर इसको बोलूंगा कि ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है। तो वो रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग यहां से समझते हैं कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनके एनर्जी लेवल्स ये वाले थे, ये वाले। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड थे, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर टेम्परेचर की एनर्जी की बात करें तो दैट इज ऑर्डर ऑफ केटी। वैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी की वैल्यू हाफ केटी। तो जो ऑर्डर आएगा एनर्जी का वो ऑर्डर आएगा केटी, और ये केटी का ऑर्डर सेमीकंडक्टर्स के लिए इस गैप के ऑर्डर का होता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने जो यहां पर था उसमें रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी को रिसीव कर लिया तो उसके पास एनर्जी बढ़ गई और वो बड़ी रेडियस में रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो कंडक्शन बैंड में पहुंचने का मतलब था कि जो इस लेवल के इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लेता हूं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था और इसी इलेक्ट्रॉन ने थर्मल एनर्जी गेन करी और ये यहां से उठ करके इस कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। अब यहां इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बड़ी रेडियस में मूव कर रहा है, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली मूव कर सकता है। अब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो गया। तो अब यहां पर एक चीज हम लोगों ने और पढ़ी थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो यहां पर तो एक वैकेंसी छोड़ गया ना अपने पीछे इस जगह पर। अब इस एनर्जी लेवल में एक वैकेंसी है और वो वैकेंसी कोई भी फिल कर सकता है, तो इसी वैकेंसी को हम लोग बोलते थे होल। अब यहां पर अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, अगर हम लोग यहां पर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड होल। अब होल का मतलब हम लोग यहां से समझते हैं कि जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ था तो यहां पर एक वैकेंसी भी तो बच गई थी, एंड दैट वैकेंसी वाज होल। अब इस वैकेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो वो एक्चुअली वैकेंसी, तो उसी वैकेंसी को हम लोगों ने बोल दिया होल बोल दिया। अब पूरे पूरे क्रिस्टल की बात करें तो बहुत सारे बॉन्ड्स है जो थर्मल एनर्जी की वजह से ब्रेक हो सकते हैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल का यहां पर पहुंच गया, तो यहां पर अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ गया और इसी वैकेंसी को बोलेंगे होल।
और वो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब एक बात हमें और समझनी है कि क्या थर्मल एनर्जी की वजह से ये सारे बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे? तो थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक भी होंगे और बॉन्ड दोबारा से भी फॉर्म होंगे। अब यहां पर अगर वैकेंसी है और एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करके इस वैकेंसी में भी जा सकता है। इसका मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्म होना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे। मतलब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में वापस भी आएंगे। तो किसी गिवन टेम्परेचर पर बाद में एक इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश होगी। अगर किसी भी गिवन टेम्परेचर की बात करता हूं तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी कि ये हम लोगों का वैलेंस बैंड था। वैलेंस बैंड का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड हैं, दे आर नॉट फ्री टू पार्टिसिपेट इन कंडक्शन इन करंट। लेकिन जो हम लोगों का कंडक्शन बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था, तो कंडक्शन बैंड का जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है कि उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा है, ये जो एक्सेस हम लोग बनाते हैं ये एक्चुअली एनर्जी के एक्सेस बनाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि वो अब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होकर के फ्रीली मूव करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया तो अपने पीछे एक होल भी तो क्रिएट कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल का यहां पर पहुंच गया तो अपने पीछे उसने एक होल प्रोड्यूस कर दिया। तो लगातार बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे, होल्स क्रिएट होते रहेंगे। लेकिन ये एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां पर एक होल प्रोड्यूस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर था और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी अपनी एनर्जी को लूज करके वापस यहां पर भी तो आ सकता है। इसका मतलब था कि जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वहां पर जो वैकेंसी खाली थी, तो कोई और इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में जो फ्रीली मूव कर रहे हैं वो एनर्जी को लूज करके इस प्लेस को फिल कर सकता है। मतलब दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियस होंगे। साइमल्टेनियस का मतलब बॉन्ड ब्रेक भी होते रहेंगे और साथ में बॉन्ड फॉर्म भी होते रहेंगे। तो किसी गिवन टेम्परेचर पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है, बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्म होना, तो वहां पर एक सैचुरेशन आ जाता है। किसी गिवन टेम्परेचर पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ होल वैलेंस बैंड में रहेंगे और ये नंबर फिक्स हो चुका होगा, क्योंकि अब जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने बॉन्ड फॉर्म भी होंगे। तो हम लोग जो आगे का डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन तभी का करेंगे जब वहां पर कोई ना कोई थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुकी है। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंडक्शन बैंड से लगातार इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जा रहे हैं और वैलेंस बैंड से लगातार इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आ रहे हैं। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम, और इस समय यहां पर इनका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो एक्चुअली जैसे हम लोगों ने करंट का चैप्टर पढ़ा होगा और हमने बोला कि एक कॉपर वायर है और इस वायर को हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी ने क्या किया, यहां पर एक करंट एस्टेब्लिश कर दी ऐसे, और इस करंट की वैल्यू हम लोग ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, दैट इज V अपॉन R। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, मतलब इस कॉपर वायर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और जो R लिखा हुआ है ये इस वायर का रेजिस्टेंस है। तो इस करंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? इस करंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इस कॉपर वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये हाइयर पोटेंशियल था और ये लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाइयर से लोअर पोटेंशियल पर है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब पर फोर्स ऐसे लगना शुरू हो गया। तो इन इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया, इनके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस कॉपर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा था, दैट करंट वाज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स।
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, कंडक्शन में केवल कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर, लेकिन सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कुछ अलग होगा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और होल भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनको बाइपोलर। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो करता है और होल्स की वजह से फ्लो करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बाइपोलर। जबकि जो कंडक्टर्स थे वहां पर जो करंट फ्लो कर रहा था वो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा था। जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे तो बोलेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर का मतलब होगा कि यहां पर कंडक्टिविटी में एक चीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही केवल इलेक्ट्रॉन, बल्कि यहां पर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है और होल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मुझे लग रहा है अभी तक की सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। इस मैकेनिज्म को, इसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना जरूरी। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर कुछ भी पढ़ना डिफिकल्ट नहीं होता है, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो या पीएन जंक्शन डायोड हो, जेनर डायोड हो, सोलर सेल्स हो, कुछ भी हो। तो उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं और वो फंडामेंटल रूल अगर हमें समझ में आ गए तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गई। अब एक बात और करते हैं कि यहां पर कंडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और होल कैसे कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो मैंने सपोज सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोई क्रिस्टल ले लिया, मैंने ये क्रिस्टल ले लिया। अब इस क्रिस्टल में सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड्स होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो चुकी है। तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल। हम लोगों ने यहां पर जो बैंड डायग्राम बनाया था, एनर्जी बैंड डायग्राम, तो ये हम लोगों का वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। सिलिकॉन के लिए जो गैप आता है ये वाला, एक सिलिकॉन है दूसरा जर्मेनियम, तो ये जो गैप है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैप डिक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो गैप इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, मतलब 300 केल्विन, तो सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप आ जाता है, इस बैंड गैप की वैल्यू कुछ लगभग 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी ये जर्मेनियम के लिए, और इसके लिए जो आएगा वो 1.1 आएगा। ये वाला जो गैप आ गया वो 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज एट रूम टेम्परेचर। लेकिन हम लोग अगर एब्सोल्यूट जीरो पर बात करें, एट 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, तो यही वाला जो बैंड गैप आता है ये स्लाइटली इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो ये जो बैंड गैप है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और ये लगभग आती 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक्चुअली जब रूम टेम्परेचर होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं उससे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हमेशा पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए 0 डिग्री केल्विन की, एब्सोल्यूट जीरो मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय सारे इलेक्ट्रॉन केवल किस में रहते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं और उस समय कंडक्टिविटी 0 आती है। तो अगर बात किया जाए कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, मतलब 0 डिग्री केल्विन पर कितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो उसका आंसर सिंपली 0। उस समय सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में और एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। इसका मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कोई भी करंट फ्लो
नहीं करेगा। अब हम लोग फिलहाल जो डिस्कशन कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर का डिस्कशन कर रहे हैं, किसी और पॉजिटिव टेम्परेचर का डिस्कशन कर रहे हैं जो टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, 0 केल्विन से ज्यादा है। तो उन सिचुएशंस में यहां पर हमें कुछ होल्स दिख रहे होंगे। मैंने 3 होल बना लिए यहां पर, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर लाई कर रहे होंगे इस एनर्जी लेवल्स पर। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो आप देखते हैं कि कंडक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और कैसे होल पार्टिसिपेट करता है। तो फिलहाल अगर ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल था, और मैं जो बात कर रहा हूं अभी ये इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, इसमें कोई भी डोपेंट नहीं है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, ना तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है और ना ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। तो इस समय जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दोनों बराबर होंगे। एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक होल प्रोड्यूस होगा और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। अब इस क्रिस्टल को हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ दिया, इस बैटरी से जोड़ दिया ऐसे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग मैकेनिज्म सीख रहे हैं कि एक्चुअली जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कैसे कंडक्शन होता है। फिर बाद में हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, वहां पर कैसे कंडक्शन होगा। फिर हम लोग एक ही साथ पी टाइप और एन टाइप भी इंप्योरिटीज मिलाएंगे और तब देखेंगे कैसे कंडक्शन होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, जो कंडक्शन में बैंड में पहुंच गया उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री हो गया। फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और अगर वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से मुक्त हो गया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड पर स्टैब्लिश करी तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ फोर्स फील करेंगे, मतलब इसमें एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी तो इनकी वजह से करंट आएगा। अब एक बात आती है होल क्या, अब वो रियलाइजेशन हम लोग बाद में यहां से भी समझेंगे, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। होल्स आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, इनका सारा बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज की तरह है। इनकी मोबिलिटी भी ऐसे बिहेव करती मानो ये पॉजिटिव चार्ज हो। तो होल्स पर एक फोर्स लगा राइट साइड पर, तो इनके पास ड्रिफ्ट क्रिएट हो गया राइट साइड पर। जो हम लोगों का कन्वेंशनल करंट होता है, वो करंट पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में अज्यूम किया जाता है और नेगेटिव चार्ज के चलने के ऑपोजिट। तो अगर मैं बोलता है कि इस सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है वो किधर है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से यहां पर जो करंट एस्टैब्लिश हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट राइट साइड पर आएगी। और चूंकि होल पॉजिटिव चार्ज है तो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट आएगी। तो होल की वजह से जो करंट आएगी वो भी किधर आएगी, राइट साइड पर। इट मींस यहां पर एक करंट फ्लो करना शुरू कर गया ऐसे, और उस टोटल करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आएगी IE और प्लस IH। इसीलिए बोलते हैं बाइपोलर, क्योंकि यहां पर करंट के फ्लो में केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल होल रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात करते हैं यहां पर, अगर इस एनर्जी गैप से समझना चाहेंगे तो क्या होगा। अब जैसे मैंने बोला कि सिलिकॉन क्रिस्टल था, तो अगर ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, एक सिलिकॉन यहां पर है और ऐसे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्डिंग है। अब एक यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री होके बाहर चला गया और अपने पीछे क्या छोड़ गया, एक होल छोड़ गया। तो अपने पीछे यहां पर वो एक होल छोड़ के चला गया और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इसका कंडक्शन तो हमें समझ में आता है, ये फ्री हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मूवमेंट कैसा होगा, तो यहां पर एक्चुअली एक वैकेंसी है और ये सारे लेवल, एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं।
तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वैसे भी रिवॉल्व कर सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल तो ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से उठ करके इस वैकेंसी में पहुंच गया तो वैकेंसी तो यहां पर खाली हो गई, मतलब वो होल यहां पर पहुंच गया। अब एक बात समझने की जरूरत है, सिलिकॉन, अगर मैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करता तो मैं इस सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, इस सिलिकॉन के पास पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया और उस होल की पोजीशन अब यहां पर पहुंच चुकी है। तो इस एटम से एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर चला गया, तो इसके पास एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब हम लोग होल को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर करेंगे। अब इस वैकेंसी को फिल करना है तो इस सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकता है, तो वो इसके चार्ज को न्यूट्रल कर देगा और वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंच जाएगा। इस बात को यहां से समझते हैं, अगर एनर्जी बैंड डायग्राम से समझते हैं तो वो देखते हैं कि वो कैसे समझ में आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में दे कैन मूव फ्रीली, लेकिन जो यहां पर होल है ये वाला, यहां पर एक इस एनर्जी लेवल में एक वैकेंसी है, तो अगर इसके जस्ट नीचे मैं बात करता, इसके जस्ट नीचे ये सारे एनर्जी लेवल्स जो लाई कर रहे हैं, तो अगर इस लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो पूरा भरा हुआ है और सारे लेवल्स पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है, तो यहां का इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी एनर्जी लेकर के ऐसे तो जंप मार ही सकता है ना। अगर इस लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जरा सी एनर्जी लेकर के, और ये सारी एनर्जीज तो अवेलेबल होती है, लाइट पड़ती है, हीट है, टेम्परेचर है, तो छोटी सी एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड उस एनर्जी को सप्लाई कर सकता है, तो इन लेवल के इलेक्ट्रॉन छोटी छोटी एनर्जीज रिसीव करके इस लेवल पर पहुंच सकते हैं। अब जैसे यहां से कोई इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला इस जगह से कोई इलेक्ट्रॉन, अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाता है तो इस जगह पर तो एक वैकेंसी खाली हो गई, इस जगह पर, इस जगह वैकेंसी खाली हो गई ये वाली, और ये जो वैकेंसी थी वो फिल हो गई, तो वो होल जो ऊपर था वो कहां पर आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब होल, अब ये वाला होल क्रिएट हो गया तो यहां के इलेक्ट्रॉन भी तो जंप कर सकते हैं, नीचे के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के ऊपर जंप कर सकता है और ऊपर लेवल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके नीचे जंप कर सकता है। तो इस वैकेंसी को फिल करना है तो इस लेवल के इलेक्ट्रॉन्स भी ऊपर जा सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है कि कंडक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, लेकिन केवल वही नहीं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, और किसके थ्रू, होल के थ्रू। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि ये वाली जो करंट IE थी, नेगेटिव चार्ज वाली करंट, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो होल की करंट है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि होल वैलेंस बैंड में चलता है और इलेक्ट्रॉन जो करंट में पार्टिसिपेट करता है वो कंडक्शन बैंड में होता है। तो अगर एक सवाल कभी पूछा जाता है कि होल का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में होता है या वैलेंस बैंड में होता है, तो उसका आंसर है कि होल कंडक्शन बैंड में नहीं बल्कि वैलेंस बैंड में मूव करके करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड के होते हैं वो करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो बात हम लोगों ने करी थी, सिलिकॉन की करी थी कि 0 डिग्री केल्विन पर कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन पर थर्मल एनर्जी न मिलने की वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे एनर्जी और मिलेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर बैंड गैप कभी पूछा जाता है कि जर्मेनियम के लिए क्या आएगा, तो जर्मेनियम में चूंकि एक सेल और बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है, और अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्री होना ज्यादा इजी हो जाता है, तो उसका बैंड गैप कम आएगा। अब पीरियोडिक टेबल में एक बात पढ़ी होगी कि पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं
तो सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाता है, तो उसका न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन कम होता है। तो सिलिकॉन ऊपर पड़ता है, जर्मेनियम नीचे पड़ता है। तो जर्मेनियम के आउटर सेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। तो जो जर्मेनियम का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होंगे, और लूजली बाउंड होंगे तो उनको निकालना इजी है। इसका मतलब उनको कंडक्शन बैंड में पहुंचाना इजी है। तो जर्मेनियम के लिए जो बैंड गैप की वैल्यू आती है, अगर ये वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड है और ये एनर्जी बैंड गैप है, तो जर्मेनियम के लिए जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लेकिन ये जो वैल्यू आती है ये रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर का मतलब 300 केल्विन। लेकिन हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर, तो यही वाला जो गैप आता है, दिस गैप इज 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 केल्विन। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स चूंकि बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल, एनालॉग, वो सारा का सारा सिलिकॉन जर्मेनियम पर बेस्ड है। तो हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि सिलिकॉन के लिए क्या बैंड गैप है और जर्मेनियम के लिए क्या बैंड गैप आता है, राइट। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं। अब वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों ने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के हमें बैंड गैप पता है। तो सिलिकॉन का बैंड गैप था 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 300 केल्विन एंड 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पर तो सारे इलेक्ट्रॉन केवल वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है। तो उस समय कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, उसकी कंडक्टिविटी 0 रहती है। जैसे हम लोग 0 केल्विन की बात करें तो ये वैलेंस बैंड मान लेते हैं और इसके ऊपर कंडक्शन बैंड है। और अगर बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, सिलिकॉन की, तो अगर बात 0 केल्विन पर हो रही तो ये वाला जो गैप आ जाएगा दैट इज 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस समय ये बैंड पूरा भरा होगा और यहां पर नो इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से और वैलेंस बैंड के होल्स की वजह से वहां पर एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे हम लोग बात करें एक सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करें तो वो अपेक होता है। अपेक का मतलब उसके आर पार नहीं दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट की वजह से कांच के दरवाजे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके आसपास दिखाई देता है। तो जैसे हम लोगों ने बात करी सिलिकॉन क्रिस्टल की और बात करते हैं SiO2 की, तो ये ट्रांसपेरेंट और ये ओपेक। क्यों ओपेक है ये समझते हैं। अगर मैं बोलता कि सिलिकॉन क्रिस्टल पर सनलाइट पड़ी, तो सिलिकॉन क्रिस्टल पर सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट का फोटोन अगर इस पर पड़ा, तो अगर हम लोग और भी बैंड्स की बात करते और नीचे के बैंड्स की बात करते, तो जंप ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो ये देखते हैं कि कौन सी जंप पॉसिबल है। अगर ये फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है तो अपना एनर्जी लेवल बढ़ा लेगा, लेकिन एनर्जी लेवल डिफाइंड तो है ना, कि कुछ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स पर रहेंगे, इन पर, बाकी इलेक्ट्रॉन अदर एनर्जी लेवल पर रहेंगे, लेकिन बीच में इस लेवल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता। ये बात हम लोगों ने पहले भी अच्छे से डिस्कस करी, लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बात करी सिलिकॉन की, सिलिकॉन का क्रिस्टल था, इसका अगर बैंड स्ट्रक्चर बनाते तो वो बैंड स्ट्रक्चर ये था।
हमसे पूछा जाता है कि कम से कम कितनी एनर्जी फोटोन के पास हो कि इस वाले वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी की जरूरत है। तो ये बैंड गैप हमें पता है। तो अगर इस सिलिकॉन क्रिस्टल पर लाइट पड़ी और उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, तो उसके पास एनर्जी थी सपोज Sc/λ। मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि कौन सी वेवलेंथ का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर पहुंचा सकता है। कम से कम एनर्जी, ज्यादा दे दूंगा तो यहां पर पहुंच जाएगा, और ज्यादा दे दूंगा यहां पर पहुंच जाएगा, और भी ऊपर एम्प्टी बैंड से एग्जिस्ट करेंगे वहां पर पहुंच सकता है। लेकिन हमें कम से कम एनर्जी चाहिए थी कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचा सके। तो मैंने मान लिया कि उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा है, और अगर इस एनर्जी लेवल से यहां पर पहुंचना है तो एक्चुअली यही तो बैंड गैप था। और सिलिकॉन के लिए इस बैंड गैप की वैल्यू हमें पता है, रूम टेम्परेचर पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर उस फोटोन के पास इतनी एनर्जी है तो कंडक्शन बैंड पर एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से पहुंचाया जा सकता है। अब यहां पर जो लैम्डा की वैल्यू आ गई, दैट वाज Sc/1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो एक्चुअली जब ये कैलकुलेशन करते तो ये कैलकुलेशन कुछ आता है, मैंने कैलकुलेट किया है इसको, एंड दिस कैलकुलेशन इज लैम्डा इक्वल टू 1060। दिस इज 1060 नैनोमीटर्स। इट मींस अगर हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिलिकॉन क्रिस्टल पर डाला तो इस वेवलेंथ के ऑर्डर के फोटोन को इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। अब एक बात और याद करते कि जो हमारा विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन, उस रीजन की वेवलेंथ कहां से कहां तक लाई करती है। तो ऑलमोस्ट मैं बोल देता हूं कि 300 नैनोमीटर से लेकर के कुछ 800 या 900 नैनोमीटर, कोई शार्पली डिफाइंड नहीं। तो ये जो वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था, इसकी वेवलेंथ तो विजिबल रीजन से काफी ज्यादा है, और विजिबल रीजन से काफी ज्यादा इस क्रम मतलब कौन से रीजन में, दिस इज इन इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन का फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि विजिबल रीजन के फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, और विजिबल रीजन के फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, लेकिन इंफ्रारेड रीजन के फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये कैलकुलेशन एक्चुअली सिलिकॉन के लिए 1060 करेक्ट। तो विजिबल रीजन, जो इंफ्रारेड रीजन के फोटॉन्स थे वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये तो कम से कम एनर्जी थी ना। अगर हम लोग इससे ज्यादा भी दे देते तो और भी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है, इस तरीके से। और बड़ी एनर्जी दे देंगे तो और ऊपर के लेवल पर पहुंचना शुरू कर देगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर वेवलेंथ की वैल्यू लेस देन 1060, तो चूंकि वेवलेंथ से एनर्जी का रिलेशन होता है इक्वल टू Sc/λ, और 1060 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कम से कम इतनी एनर्जी का फोटोन होना चाहिए अगर ये एक्साइटेशन लाना है। इट मींस अगर हमारे फोटोन की एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड या उससे और ऊपर ही बैंड एग्जिस्ट करते होंगे उन लेवल्स तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन क्रिस्टल पर अगर सनलाइट पड़ जाए, विजिबल रीजन पड़ जाए, और विजिबल रीजन का मतलब है कि उसकी वेवलेंथ इससे छोटी, तो विजिबल रीजन की लाइट अगर सिलिकॉन पर पड़ती है तो वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा,
और उस लाइट को किस में यूज करेगा, एक्साइटेशन में यूज करेगा कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको और हायर लेवल्स तक पहुंचाएगा। इसका मतलब वो लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। ऐसे मैंने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, सपोज यही सिलिकॉन का एक ब्लॉक था। अब इस ब्लॉक पर यहां पर लाइट पड़ी तो वो लाइट तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ने रिसीव कर ली और वो एक्साइट हो गए, मतलब वो लाइट बाहर नहीं निकल पाई। अब बात करते हैं जैसे SiO2 की बात करते हैं, ग्लास की बात करते हैं, तो अगर हम लोग SiO2 की बात करें तो उसके लिए जो बैंड गैप आता है वो बैंड गैप की वैल्यू आती है, इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट किया है SiO2 के लिए। अगर SiO2 के लिए बात करते तो एक्साइटेशन के लिए जो कम से कम एनर्जी की जरूरत थी, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की जरूरत थी, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आती है 100 नैनोमीटर। और 100 नैनोमीटर विजिबल रीजन की वेवलेंथ से कम है। 100 नैनो जो विजिबल रीजन है वो बोल सकते हो 300 नैनोमीटर से लेकर के कुछ 700 या 800 ऐसे मान लेते हैं। विजिबल रीजन ये हो गया। तो वेवलेंथ विजिबल रीजन से कम है, इट मींस एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो विजिबल रीजन की एनर्जी से ज्यादा रिक्वायर्ड है। मतलब अगर सनलाइट गिरी SiO2 पर तो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो विजिबल रीजन से ज्यादा, और विजिबल रीजन के पास वो एनर्जी नहीं है। और नहीं है इसका मतलब उस लाइट के फोटॉन्स को वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो इसको पास कर जाएगा। मतलब ये कैसा कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो सिलिकॉन क्रिस्टल अपेक क्यों है और SiO2 ट्रांसपेरेंट क्यों है, ये बात समझ में आती है। तो ये समझ में आ गया कोई चीज ट्रांसपेरेंट है इसका मतलब क्या है। कोई चीज जैसे ग्लास है ट्रांसपेरेंट है तो क्या मतलब है कि उस पर विजिबल लाइट पड़ी और उसके जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए उससे ज्यादा जरूरत थी जो कि उसके पास अवेलेबल नहीं थी, तो वो लाइट क्रॉस कर गई। लेकिन अगर लाइट पड़ी और वो उनके इलेक्ट्रॉन ने अपने एक्साइटेशन के लिए यूज कर लिया तो वो लाइट तो उन्होंने खुद रिसीव कर ली और वो लाइट आगे क्रॉस नहीं कर पाई। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अपेक हो गया, मतलब अपारदर्शी। तो Si अपारदर्शी है, SiO2 पारदर्शी है। उसका रीजन समझ में आया। तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने बोला कि सिलिकॉन क्रिस्टल था या जर्मेनियम क्रिस्टल था तो उसमें कंडक्शन कैसे होता है। तो हम लोगों ने बोला कंडक्शन होल की वजह से भी होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है। तो ये सपोज एक सिलिकॉन का क्रिस्टल था और अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, मतलब कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और होल्स भी हैं। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हर बॉन्ड के ब्रेक होने पर एक होल प्रोड्यूस होगा और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। तो जब हम लोग यहां पर इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो राइट साइड पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई। इलेक्ट्रॉन ने पीछे मूव करना शुरू कर दिया, होल्स ने आगे मूव करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट राइट साइड पर थी और होल्स की वजह से भी करंट राइट साइड पर है। तो टोटल जो करंट आ गई दैट इज IE और प्लस IH। ये टोटल करंट यहां पर एग्जिस्ट करेगी। अब जैसे कोई होल, अब पूरे सर्किट में चूंकि करंट फ्लो कर रही होगी तो वो सर्किट की जो करंट है वो तो ऐसे फ्लो कर रही होगी इस तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा, ये मेटेलिक जंक्शन होगा, ये वाला जो पार्ट है, एक इलेक्ट्रॉन जब यहां पर पहुंचेगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन एक होल जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां से ये होल इस सर्किट से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। तो ये होल
न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से बैटरी ने खींच लिया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, एक होल खत्म हुआ और एक इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, इसका मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और मैंने बोला था वहां पर एक थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री वाला खत्म हुआ है मतलब कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर चुका है तो तुरंत एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और होगा, तो इसके बीच में अचानक से फिर एक बॉन्ड ब्रेक होगा और वहां से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन किसी टेम्परेचर पर फिक्स होनी चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ होल्स वो वहां पर रहने चाहिए। तो ये इसका मैकेनिज्म था कि जब हम लोग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ देते तो वहां पर करंट के फ्लो करने का मैकेनिज्म क्या है। हाँ, एक बात और, यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत कम बॉन्ड्स होंगे जो ब्रेक हुए होंगे, तो फिलहाल इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोगों ने जैसे बात करी थी डोपिंग की, तो जब कोई ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन फिलहाल जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी काफी कम आएगी। तो बेसिक डिस्कशन हो गया अभी सेमीकंडक्टर। हम लोगों ने जो बात करा प्योर क्रिस्टल्स की, प्योर सिलिकॉन की या प्योर जर्मेनियम। सिलिकॉन का क्रिस्टल है और जर्मेनियम का क्रिस्टल है, और हम लोगों ने जो टेम्परेचर चूज कर लिया वो रूम टेम्परेचर, दिस इज रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन है इंट्रिंसिक, मतलब हम लोग केवल इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, और ये भी इंट्रिंसिक मतलब कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिली, और थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड अब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा, तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स हो चुकी होगी। तो अगर यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होती है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और यूजुअली इसको Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म आएगा जब हम लोग और लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो यहां पर इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इसको, मतलब कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है और सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं। तो रूम टेम्परेचर पर जो सिलिकॉन के लिए रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है 9 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्रिस्टल ले लें और रूम टेम्परेचर पर चेक करें कि उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब क्या उसकी इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो वैल्यू आएगी 9 into 10 to the power 9। और जो हम लोग बात करते हैं जर्मेनियम के, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता, तुम्हें गेस लगाना है कि जर्मेनियम में जो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो इससे कम होगी या ज्यादा होगी, ये तुम्हें सोचना है। कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए, अब खुद ही चेक करना कम है या ज्यादा है। सिलिकॉन से नीचे लाई करता है जर्मेनियम, इसका मतलब जर्मेनियम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन को फ्री करना ज्यादा आसान है, और अगर ज्यादा आसान है तो जर्मेनियम के केस में सेम टेम्परेचर पर जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो नंबर में ज्यादा होंगे। इसका मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जर्मेनियम की सिलिकॉन से ज्यादा होगी। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 to the power 13 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्रिस्टल जर्मेनियम का लेते और 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्रिस्टल सिलिकॉन के लेते
तो सिलिकॉन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 9 × 10⁻⁹ और जो जर्मेनियम में आएंगे वो 2 × 10⁻13 और ऑब्वियसली जर्मेनियम का जो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा। जर्मेनियम कंडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करना इजी है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। तो ये बात छोटे छोटे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। जब ये सारे फंडामेंटल पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक समझ में आएगी, हमें ट्रांजिस्टर भी समझ में आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी समझ में आएगी। अब प्रॉब्लम आती है कि हमारे फंडामेंटल पार्ट नहीं मजबूत होते तो हम उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं पाते हैं, ट्रांजिस्टर का वर्किंग नहीं समझ पाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर को सही से नहीं पढ़ते। तो सेमीकंडक्टर में अगर प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से सीख लिया तो आगे की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लाइफ है, जो चैप्टर है वो आसान है और उसके क्वेश्चन करना सिंपल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो फंडामेंटल पार्ट है, बेसिक पार्ट है, इसको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पर डेटा में बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं। अब दो गिने चुने यूजुअली, मतलब और भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं लेकिन फिलहाल ज्यादातर बात होगी जर्मेनियम और सिलिकॉन की। तो जर्मेनियम सिलिकॉन से रिलेटेड जो भी वैल्यूज है हमें पता होनी चाहिए, जो भी टर्म यहाँ पर है ना उनका प्रॉपर हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक टर्म यहां पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में और भी आता है, इसको बोलते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज न्यूट्रलिटी बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग कोई बात करते हैं कि जब हम लोग करंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, एक कोई वायर ले लिया, सपोज कॉपर का या एल्युमिनियम का, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे करके शो करते थे रजिस्टर है। तो हम लोगों ने यहां पर एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, सपोज कॉपर का ले लिया। अब इस वायर को हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया ऐसे। ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल। यहां पर करंट ने बहना शुरू कर दिया और वो करंट था आई। अब जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स होती है वहां पर बात होती है बाइपोलर की, क्योंकि होल्स भी होते हैं लेकिन ये बाइपोलर कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर यूनिपोलर है क्योंकि यहां पर केवल कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर हमें बात करनी कि जैसे करंट, मैंने बोला कि करंट है क्या, करंट इज चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर मैंने बोला है कि कुछ करंट जा रही 2 एम्पियर, तो यहां से 2 एम्पियर बाहर भी तो निकल रही। 2 एम्पियर का मतलब पर सेकेंड 2 कूलम का चार्ज आ रहा होगा। तो जितना चार्ज एंटर किया नेगेटिव, उतने ही चार्ज बाहर निकला। मतलब ये जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे बोलता है कि 2 एम्पियर का करंट एंटर किया, तो 2 एम्पियर का करंट अगर एंटर किया और मैं 1 सेकेंड का टाइम लेता तो कितना चार्ज चला गया, 2 कूलम का। तो मैं बोलता है कि नहीं, 2 कूलम का चार्ज एंटर किया बट बाहर जो निकला वो केवल 1 कूलम का था। इसका मतलब 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज इसके अंदर स्टोर हो गया। और इसके अंदर अगर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज जैसे होगा नहीं, वैसे यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग जो कैपेसिटर की बात करते हैं तो वहां पर चार्ज कलेक्ट होने लगता है। तो उस केस में बोलता है कि इस पार्ट की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब उस सैंपल का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। उसके पहले हमें कुछ चीजों के बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि जब होल की बात करते हैं तो होल एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो एक वैकेंसी होती है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव चार्ज की तरह मान लिया जाता है। तो ये बात अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो जहां पर कुछ नहीं उसको पॉजिटिव चार्ज मान लेना भी गलत है। अब जैसे मैंने बात करी कि जैसे हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करी थी, एक तो इंट्रिंसिक था और दूसरे थे
एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हम लोगों ने दो पार्ट काउंट करे थे। जो यहां पर डोपेंट था, जो इंप्योरिटी मिलाते हैं उसी को डोपेंट बोलते हैं। ये सारे टर्म भी अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये एक पार्ट था जिसमें डोपेंट था ट्राइवेलेंट, मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी थी, लाइक एल्यूमिनियम। एक दूसरी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जहां पर डोपेंट था पेंटावेलेंट, लाइक फॉस्फोरस। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नो डोपिंग, नो इंप्योरिटी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दो या पेंटावेलेंट, आगे और पढ़ेंगे, दोनों एक साथ ऐड कर देंगे, उसका भी डिस्कशन करेंगे। अब अगर केवल हम लोग इसकी बात करते इंट्रिंसिक की, तो यहां पर कोई डोपेंट तो है नहीं, कोई इंप्योरिटी भी नहीं, तो यहां पर फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? वो आते हैं सनलाइट पड़ जाए, बॉन्ड ब्रेक कर दे या थर्मल एनर्जी से आ जाए, तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स और उनके पीछे एक वैकेंसी खाली होगी। इलेक्ट्रॉन का तो मुझे समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर सपोज एक सिलिकॉन एटम था, ये सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम, अब इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उड़ करके कंडक्शन बैंड में जा पहुंचा, वो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया इससे। तो पहले जो सिलिकॉन था वो सिलिकॉन न्यूट्रल था, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके चला गया कहां? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में पहुंचा मतलब वो उड़ गया, खत्म, वो कहीं और चला गया, वो तो फ्री हो गया ना, अभी तो इससे बंधा था ना, वो तो फ्री हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी उसने क्या किया? उसने इस सिलिकॉन को बना दिया पॉजिटिव, और इसके पास वही वैकेंसी है, तो ये पूरा एटम हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हम लोगों ने होल को कंसीडर करना शुरू कर दिया, इट्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। ये तो बात आ गई इंट्रिंसिक की, कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इधर बात करते हैं, डोपेंट था एल्युमिनियम, अब सिलिकॉन का क्रिस्टल था, सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक सिलिकॉन को एक एल्युमिनियम से रिप्लेस करा दिया गया। एक्चुअली हम लोग ये 2 डायमेंशन में बना रहे हैं, जबकि यहां पर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 आएगा, और sp3 आने का मतलब है ऐसे, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, बट 2 डायमेंशनल स्पेस है तो लग रहा है कि 2D, बट 2D है नहीं। अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम है, जब चार्जेस की बात करेंगे, चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करेंगे, तो जब एल्युमिनियम को रिप्लेस किया होगा, एल्युमिनियम ने सिलिकॉन को रिप्लेस किया होगा, तो सिलिकॉन जब था तो उसके पास आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक सिलिकॉन को हटाया, एक एल्युमिनियम इंप्योरिटी के फॉर्म में आ गया, तो इसके पास इससे शेयर करने को इलेक्ट्रॉन है, इससे शेयर करने के इलेक्ट्रॉन है, इससे शेयर करने को इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पर अभी भी एक वैकेंसी है। एक्चुअली दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। होल को केवल पॉजिटिव चार्ज हुई मान लेना गलत है, उसको समझना पड़ेगा कि व्हाई दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। मानना है कि चलता केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तब तक तो सफिशिएंट है, लेकिन जब चार्ज न्यूट्रलिटी की बात आएगी तो इस बात को फिर हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होगा। अब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट इज द सेम स्टोरी, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके पीछे एक न्यूक्लियस बचेगा, दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और वो न्यूक्लियस एक वैकेंसी होल्ड करेगा एंड दैट विल बी होल। वहां तो समझ में आता है कि वहां पर एक चार्ज न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट करेगी। अब ये डोप्ड सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक वैकेंसी यहां पर खाली है। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन शुरू होगा तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी क्रिएट हुए होंगे, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन इस होल का क्या करें, ये तो पॉजिटिव चार्ज पहले से था,
अब यहां पर जो सिलिकॉन है ये तो न्यूट्रल है, तो इसके एनर्जी लेवल और इसके एनर्जी लेवल मैच करेंगे, तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके इस जगह पर पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली वो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया उसने इस होल को न्यूट्रल कर दिया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो गया उसने अपने पीछे चार्ज कैसे छोड़ा, उसने अपने पीछे चार्ज छोड़ा पॉजिटिव। तो हम लोग होल को कंसीडर करेंगे कि दैट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन होल यहां से जो इलेक्ट्रॉन गया उसने इस वाले एटम को कैसा कर दिया होगा, इस वाले एटम को तो नेगेटिवली चार्ज कर दिया होगा। तो होल की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गए। अब बात करते हैं कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर ऐड करते हैं लाइक फास्फोरस, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर गए, एक इलेक्ट्रॉन 5वां फ्री हो गया, एक्स्ट्रा था। ये इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी लेवल में पहुंच गया, वहां की एनर्जी काफी ज्यादा थी, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्शन करना शुरू कर दिया, यहां से भाग गया, तो दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। लेकिन जिस एटम से निकल के आया वो एटम ऑलरेडी न्यूट्रल था, और उससे अगर नेगेटिव चार्ज बाहर निकल के आया तो उसके पीछे अपने जब ये हट गया यहां से, तो इसको कैसा बना दिया, इसको बना दिया इफेक्टिव पॉजिटिव चार्जेस। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मिल करके टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इस पूरे क्रिस्टल की, इस पूरे टुकड़े की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अब इसको समझते हैं पूरा, ये जो सारी बातें मैंने डिस्कस करी यहां पर, तो एक टर्म आएगा एनडी, लिख देता हूं, दिस इज डोनर कॉन्सेंट्रेशन। बताऊंगा डोनर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जो हम लोग H लिख देते हैं या P लिख सकता हूं, P फॉर पॉजिटिव, दिस इज होल कॉन्सेंट्रेशन। ND represents for donor concentration, P represent for whole concentration, मतलब concentration मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब। एक आएगा Na, N फॉर नंबर, A फॉर एक्सेप्टर। तो दिस इज कॉल्ड, ये डोनर था, दिस इज एक्सेप्टर concentration, Na एक्सेप्टर concentration। और एक टर्म और आएगा N, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन concentration। या नेगेटिव चार्ज concentration, इलेक्ट्रॉन concentration या नेगेटिव चार्ज concentration। ND डोनर कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, P होल कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट वॉल्यूम में कितने होल्स है, Na एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन, और N इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन मतलब नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। डोनर क्या था, जो देता है वो डोनर है। एक्चुअली बात हो रही इंप्योरिटी की, कि हम लोग बात करें एक्सट्रिंसिक, अब कुछ भी हो सकता है, अगर एक्सट्रिंसिक नहीं होगा इंट्रिंसिक होगा तो 0 हो जाएगा। तो डोनर का मतलब क्या है, डोनर का मतलब है जिसने दिया। तो कौन देगा, पेंटावेलेंट, उसके पास 5 होंगे, एक उसने दे दिया। तो जो हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते उसको रिप्रेजेंट करते हैं डोनर से। अगर हम लोगों ने सिलिकॉन में फास्फोरस मिला दिया है तो फास्फोरस इज अ डोनर। तो अगर हम लोगों ने 10 फास्फोरस मिलाए हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, इसका मतलब डोनर कॉन्सेंट्रेशन 10 हो गया, 10 पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात है एक्सेप्टर की, इस वाले की बात करें तो एक्सेप्टर जो रिसीव करता है, क्या इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो एक्सेप्टर में कौन आ गया, ट्राइवेलेंट आ गया। जैसे हम लोगों ने मिलाया था एल्यूमिनियम, तो
एल्युमिनियम के पास 3 थे, जरूरत थी 4 की, तो 1 की जरूरत थी, उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। और बाकी टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज वो कैसे भी क्रिएट हो सकता है। वो डोनर की वजह से आ सकता है, वो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आ सकता है। तो चार्ज न्यूट्रलिटी का मतलब है, चार्ज न्यूट्रलिटी का मतलब है कि डोनर कॉन्सेंट्रेशन प्लस पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन प्लस नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। चार्ज न्यूट्रलिटी की ये इक्वेशन है। अब इस बात को अगर हम लोगों ने जो अभी फिलहाल डिस्कशन किया था उससे समझोगे तो समझ में आएगा। अब हम लोगों ने सपोज बोल दिया कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, मैंने बोल रहा हूं ये ट्राईवैलेंट है, पेंटावैलेंट है, इंट्रिंसिक है। मुझे जो मिला सब पहले इंट्रिंसिक रखा, उसमें एल्युमिनियम भी मिला दिया, उसमें फास्फोरस भी मिला दिया, सब मिला दिया। इसी में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी भी है, इसी में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी भी है, सब कुछ मिला हुआ है। इंट्रिंसिक बॉन्ड तो वैसे भी ब्रेक करेंगे। जो सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन लिया है, जर्मेनियम लिया है, तो वो बॉन्ड तो ऑटोमेटिकली ब्रेक करेंगे। तो अगर हम लोगों ने यहां पर एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दी है, मतलब फास्फोरस, और यहां पर साथ में इन जनरल डिस्कस कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी वो मेंटेन रहेगी, उसके लिए रिलेशन क्या आ रहा होगा। और इंट्रिंसिक बॉन्ड तो वैसे भी टूटेंगे, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड तो टेम्परेचर की वजह से भी टूटेंगे। तो जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाई थी ये एक्चुअली क्या थी, ये थी डोनर कॉन्सेंट्रेशन एनडी। जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाई थी ये क्या थी, दिस वाज एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने अगर एनडी डोनर एटम मिला दिए तो सबने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उनके पीछे कितने पॉजिटिव चार्ज छूट गए, एनडी। अगर मैं 10 फास्फोरस मिलाता तो 10 फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन तो गए, तो अपने पीछे जो चार्ज छोड़ के गया वो 10 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रलिटी का मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हमें मिले एनडी पॉजिटिव। जैसे डोनर था फास्फोरस, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए और 5वां इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहां से भाग गया, तो इसके पीछे जो चार्ज छोड़ गया वो पॉजिटिव। इसका मतलब हर एक डोनर एटम से हमें 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और अगर एनडी डोनर एटम्स है तो हमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज डोनर एटम से मिला दैट वाज एनडी। इज दैट ओके? अब बात करते हैं, पहले टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो जो हम लोगों ने बात करी थी, पॉजिटिव चार्ज होल की वजह से भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज होल की वजह से भी आएगा। तो जितना होल कॉन्सेंट्रेशन था मतलब P, तो दिस इज टोटल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्टिंग इन दिस क्रिस्टल। अब ये P कहां से आ सकता है, ये भी सोचने की जरूरत है। ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक तो आएगा बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा होल के मूवमेंट की वजह से, कि होल पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने के 2 रीजंस थे, एक तो डोनर इंप्योरिटी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा होल की वजह से। होल किससे क्रिएट होगा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से। अब बात करते हैं, दिस इज टोटल पॉजिटिव चार्ज, होल प्लस डोनर इंप्योरिटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। जैसे हम लोगों ने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाई, तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का मतलब था कि हम लोगों ने एल्युमिनियम मिला दिया, 3 तक तो सेटिस्फाई था, चौथे में एक वैकेंसी खाली थी। तो इस वैकेंसी को किसी इलेक्ट्रॉन ने भर दिया होगा, और अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसने अपने साथ क्या लेके आया, एक नेगेटिव चार्ज लेके आया। इसका मतलब जितने यहां पर एक्सेप्टर एटम्स हैं, उन एक्सेप्टर एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। अब कहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन जहां से है वो क्या बन गया, वो तो होल बन चुका होगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है तो वो कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में यहां पर काउंट कर चुका हूं। इसका मतलब जितने एक्सेप्टर एटम्स है उतने नेगेटिव चार्जेस तो आ ही गए होंगे।
और इसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं वो तो नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके फ्री हुआ है, पीछे होल बनाया है, मतलब सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। इंट्रिंसिक के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होगा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होगा। तो हम लोग जो यहां पर बात करें टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है नंबर में तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहेगी। तो नेगेटिव चार्ज उतने आने हैं जितने एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, जितने एल्युमिनियम एटम हमने मिला दिए, और साथ में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे एन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब दिस रिलेशन, नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्लस होल कॉन्सेंट्रेशन, डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन, होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एक्सेप्टर एटम कॉन्सेंट्रेशन और प्लस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज यहां पर एग्जिस्ट ही करेगी। सपोज हम लोगों ने कोई एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया, हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो रिलेशन है डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन एन डी प्लस होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एक्सेप्टर एटम कॉन्सेंट्रेशन प्लस नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे हम लोगों ने बोला इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब नो इम्प्योरिटी, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, मतलब ना तो कोई एक्सेप्टर एटम डाला गया है, मतलब ना कोई डोनर एटम डाला गया है, ना मतलब ना पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली गई है, ना ट्राइवेलेंट डाली गई है। तो वहां से एनडी की वैल्यू कितनी आ गई, एनडी इक्वल टू 0, और एनए की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी 0, पी इक्वल टू एन, जो कि हम लोग इंट्रिंसिक के लिए पहले पढ़ चुके थे। होल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। होल कॉन्सेंट्रेशन is equal to electron concentration. Is that okay? Intrinsic। बात करते हैं पी टाइप की। पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक तो एक्सट्रिंसिक तो हो गया ना, एक्सट्रिंसिक। तो पी टाइप में क्या मिला होगा, एक प्योर क्रिस्टल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन का था, और पी टाइप का था मतलब पॉजिटिव टाइप का था। तो हम लोगों ने एक्सेप्टर इंप्योरिटीज मिलाई लाइक एल्यूमिनियम, मतलब नो डोनर इंप्योरिटी, एनडी इज इक्वल टू 0। तो अगर इस वाले एक्सप्रेशन में एनडी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पी इज इक्वल टू एनए और प्लस एन। कोई भी डोनर इंप्योरिटी नहीं थी, और कोई भी डोनर इंप्योरिटी अगर नहीं है तो P इक्वल टू Na प्लस एन। P होल कॉन्सेंट्रेशन, Na एक्सेप्टर मतलब जो एल्युमिनियम के एटम्स मिला है वो कितने थे, और N इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि P की वैल्यू N से बड़ी है। अब Na लिखा हुआ है तो होल कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बड़ा हो गया ना, नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है, और P की वैल्यू N से बड़ी मतलब होल कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग बात करते हैं N टाइप की, अगर N टाइप की बात की जाए, N टाइप सेमीकंडक्टर डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन प्लस होल कॉन्सेंट्रेशन मतलब P इज इक्वल टू एक्सेप्टर एटम कॉन्सेंट्रेशन और प्लस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करें N टाइप की, तो N टाइप का मतलब यहां पर डोनर इंप्योरिटी आएगी। डोनर का मतलब लाइक फास्फोरस, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो अगर डोनर इंप्योरिटी आएगी तो यहां से बोल सकते हैं कि अब की बार कोई भी एक्सेप्टर एटम नहीं है, तो Na की वैल्यू हो गई
0 और यहां से आ गया डोनर कॉन्सेंट्रेशन प्लस होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये कौन सा था? पी टाइप का था। डोनर कॉन्सेंट्रेशन प्लस होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था एन टाइप। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एन की वैल्यू पी से बड़ी है, ये रादर काफी बड़ी होती है। अब हम लोग मास एक्शन लॉ भी पढ़ेंगे तो वहां पर ये पढ़ेंगे कि एन इंटू पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई जो होगा वो Ni स्क्वायर के इक्वल होगा। Ni एक फिक्स वैल्यू होगी और इसको Ni को बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्चुअली हम लोग इंप्योरिटी बहुत ज्यादा मिला देते हैं, तो इंप्योरिटी अगर बहुत ज्यादा मिला दी तो N की वैल्यू फिर P से काफी बड़ी हो जाती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया चार्ज न्यूट्रलिटी का। तो अगला हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी और मास एक्शन लॉ पर।